नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम आसमान की तरफ देख रहे हैं, बहुत ऊपर। हाँ, आज बात तारों और ग्रहों की होगी। देखिए, जब भी हम खगोल विज्ञान या स्पेस की बात करते हैं तो जुबान पर कौन से नाम आते हैं? गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन, यही सब है ना? बिल्कुल, ज्यादातर यही नाम आते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन सब से सदियों पहले भारत के ऋषि मुनि ब्रह्मांड के कई राज खोल चुके थे? ये बिल्कुल सही बात है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में तो पृथ्वी की परिधि और यहाँ तक कि प्रकाश की गति की गणना का भी जिक्र मिलता है। और वो गणनाएं आज के आधुनिक आंकड़ों के इतने करीब हैं कि मतलब हैरान कर देती हैं। हाँ, बिल्कुल। और यही आज का हमारा मिशन है। हमारे पास जो स्रोत हैं, हम उनकी गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वेदों के मंत्रों से लेकर इसरो के रॉकेट तक का ये सफर ये कैसे तय हुआ। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ दर्शन और गणित का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जरूर, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वेदों की बात करते हैं। आमतौर पर तो इन्हें धार्मिक ग्रंथ ही माना जाता है। पूजा पाठ, यज्ञ, देवताओं का जिक्र। हाँ, यही आम धारणा है। तो फिर इन्हें कोई खगोल विज्ञान की किताब के तौर पर तो नहीं देखता। इनका क्या लेना देना हो सकता है साइंस से? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि इसका जवाब जरूरत में छिपा है। देखिए, प्राचीन भारत में समय का बहुत ज्यादा महत्व था, खासकर धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। बिल्कुल। कोई भी यज्ञ या संस्कार करने के लिए आपको एकदम सही समय, सही मुहूर्त पता होना जरूरी था। जरा सी भी चूक हुई तो अनुष्ठान निष्फल माना जाता था। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह की मजबूरी थी। पुजारियों को एक सटीक, कह सकते हैं एक कैलेंडर ऐप चाहिए था। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, कैलेंडर ऐप। उन्हें सूर्य और चंद्रमा की एकदम सटीक स्थिति जाननी होती थी। किस दिन सूर्योदय कहाँ से होगा, पूर्णिमा कब होगी, संक्रांति कब आएगी, ये सब। हाँ, इसी जरूरत ने उन्हें आसमान को ध्यान से देखने पर मजबूर किया और यहीं से मतलब खगोल विज्ञान का जन्म हुआ। तो ज्योतिष वेदांग जैसी चीजें इसीलिए बनी? बिल्कुल। ज्योतिष वेदांग हिंदू धर्म के 6 जरूरी अंगों में से एक है और इसका मुख्य काम ही आकाशीय पिंडों को यानी सेलेस्टियल बॉडीज को ट्रैक करना था। तो ये सिर्फ आस्था या कल्पना नहीं थी, इसके पीछे एक मेथोडिकल प्रोसेस था, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। हाँ, ये सिर्फ पूजा नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण पर आधारित विज्ञान था। ऋग्वेद के मंत्रों में भी संक्रांति यानी सॉल्स्टिस और सूर्य की गति के ज्ञान का साफ साफ उल्लेख मिलता है। अच्छा जी, इससे पता चलता है कि वे आकाश को बहुत ध्यान से देख रहे थे और उसके पैटर्न को समझ रहे थे। वो सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वो माप रहे थे, गणना कर रहे थे। मैंने ये भी सुना है कि समय को लेकर भी भारतीय दर्शन का नजरिया पश्चिमी दुनिया से काफी अलग था, जिसने शायद इन लंबी गणनाओं को संभव बनाया। आपने बहुत गहरी बात पकड़ी है। जहाँ पश्चिमी दुनिया में समय को ज्यादातर एक सीधी रेखा यानी लीनियर माना गया है, एक शुरुआत एक अंत। हाँ, एक टाइमलाइन की तरह। बिल्कुल। वहीं भारतीय दर्शन में समय को चक्रीय यानी साइक्लिकल माना गया है, जैसे युगों की अवधारणा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और ये चक्र बार बार घूमता है। हाँ, ये हमेशा चलता रहता है और इस चक्र को मापने के लिए तो बहुत लंबी गणनाएं करनी पड़ी होंगी, है ना? बिल्कुल, अरबों खरबों साल की। सही कहा। उन्होंने कल्प जैसी इकाइयों का इस्तेमाल किया जो अरबों साल लंबी होती हैं। और मजे की बात यह है कि उनकी ये गणनाएं आज की आधुनिक कॉस्मोलॉजी द्वारा बताई गई ब्रह्मांड की अनुमानित आयु के आश्चर्यजनक रूप से काफी करीब हैं। वाह, ये दिखाता है कि वे बहुत बड़े पैमाने पर सोचने से डरते नहीं थे। बिल्कुल। तो ये तो हुई दार्शनिक नींव। लेकिन दर्शन से आगे बढ़कर अगर हम ठोस गणित और विज्ञान की बात करें तो प्राचीन भारत का वो कौन सा दिमाग था? मतलब प्राचीन भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जा सकता है? बिना किसी शक के वो आर्यभट्ट होंगे। उनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। कोपरनिकस से लगभग 1000 साल पहले। हाँ, और उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में ऐसे सिद्धांत दिए जिन्होंने खगोल विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। उनका सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत क्या था? सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ये था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, न कि आकाश हमारे चारों ओर घूमता है। जरा सोचिए, ये उस जमाने के लिए कितनी बड़ी बात थी। सब मानकर बैठे थे कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज तारे उसके चक्कर काट रहे हैं। और तब कोई आकर कहे नहीं, हम घूम रहे हैं। ये साबित करना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। मतलब हमें तो महसूस नहीं होता कि हम घूम रहे हैं।
उन्होंने लोगों को कैसे समझाया होगा? उन्होंने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर और सरल उदाहरण दिया। क्या था वो? उन्होंने कहा, जैसे नाव में बैठा हुआ आदमी किनारे पर स्थिर पेड़ों को पीछे की ओर जाते हुए देखता है। हाँ, ये तो होता है। ठीक वैसे ही भूमध्य रेखा पर स्थित लोगों को स्थिर तारे पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। वाह, ये तो वाकई कमाल की एनालॉजी है, एकदम सरल और सटीक है ना? लेकिन क्या इसे उस समय एक ठोस सबूत माना गया या लोगों ने इसे सिर्फ एक कल्पना कहकर खारिज कर दिया? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हर नए वैज्ञानिक विचार की तरह इसे भी तुरंत स्वीकार नहीं किया गया। बाद के खगोलविदों जैसे वराहमिर और ब्रह्मगुप्त ने शुरू में उनके इस विचार की आलोचना भी की। अच्छा। लेकिन आर्यभट्ट ने सिर्फ सादृश्य नहीं दिया, उन्होंने गणितीय मॉडल भी दिए जो उनकी बातों का समर्थन करते थे। यहीं से एक वैज्ञानिक बहस की शुरुआत हुई, जो किसी भी विज्ञान की प्रगति के लिए जरूरी है। बिल्कुल। और ग्रहण के बारे में क्या? पौराणिक कथाओं में तो राहु और केतु नाम के राक्षसों की कहानियां जो आज भी कई लोग मानते हैं। हाँ, और आर्यभट्ट ने उस पौराणिक कथा को सीधे सीधे चुनौती दी। उन्होंने साफ कहा कि ग्रहण केवल परछाई का खेल है, कोई राक्षस नहीं। कोई राक्षस नहीं। जब पृथ्वी पर चंद्रमा की परछाई पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब चंद्रमा पर पृथ्वी की परछाई पड़ती है तो चंद्रग्रहण होता है। बिल्कुल, सिर्फ ज्यामिति और प्रकाश का विज्ञान। और उनकी गणना कितनी सटीक थी? क्या वो बस एक अनुमान था? नहीं, आश्चर्यजनक रूप से सटीक। उन्होंने ग्रहण के समय और अवधि की जो गणना की थी, उनके आंकड़े आज की आधुनिक गणनाओं से सिर्फ कुछ मिनट ही अलग हैं। और ये सब बिना किसी टेलीस्कोप के? बिना किसी टेलीस्कोप या आधुनिक उपकरण के। ये शुद्ध गणित और अवलोकन की शक्ति थी। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के घूमने की बात की, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग थी। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर पृथ्वी इतनी तेजी से घूम रही है तो हम उससे उड़कर गिर क्यों नहीं जाते? हाँ, ये एक बहुत स्वाभाविक सवाल है। वो कौन सी शक्ति है जो हमें पृथ्वी से चिपकाए रखती है? क्या इस बल के बारे में भी हमारे प्राचीन विचारकों ने कुछ सोचा था? बिल्कुल सोचा था। और इसके लिए हमें आर्यभट्ट के कुछ 100 साल बाद 7वीं सदी के एक और महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के पास चलना होगा। ब्रह्मगुप्त? हाँ, उन्होंने ही न्यूटन से सदियों पहले गुरुत्वाकर्षण नामक एक शक्ति का वर्णन किया था। गुरुत्वाकर्षण, अगर इस शब्द को तोड़ें तो इसका मतलब है भारी चीज की तरफ खिंचाव। सही है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ब्रह्मगुप्त ने अपनी किताब ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में लिखा, शरीर पृथ्वी की ओर गिरते हैं क्योंकि ये पृथ्वी का स्वभाव है कि वो वस्तुओं को आकर्षित करें। ठीक वैसे ही जैसे पानी का स्वभाव है। बिल्कुल। यहाँ स्वभाव शब्द बहुत दिलचस्प है। मतलब वो इसे किसी दैवी शक्ति की तरह नहीं, बल्कि पृथ्वी की एक अंतर्निहित प्रॉपर्टी, एक नेचुरल लॉ की तरह देख रहे थे। यही सबसे क्रांतिकारी बात थी। उन्होंने इसे पृथ्वी का स्वभाव कहा। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। इसका मतलब था कि ब्रह्मांड कुछ नियमों के हिसाब से चलता है। ये सिर्फ ईश्वर की इच्छा नहीं है, ये भौतिकी है। सही बात है, बेशक। उन्होंने न्यूटन की तरह गुरुत्वाकर्षण का एक सार्वभौमिक नियम नहीं दिया जो ग्रहों पर भी लागू हो, लेकिन उन्होंने पृथ्वी के आकर्षण बल के मूल सिद्धांत को पहचान लिया था। ये तो अद्भुत है। लेकिन अब मैं एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जो शायद थोड़ा ज्यादा लगे। गुरुत्वाकर्षण तो ठीक है, पर प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट, उसके बारे में तो उन्हें नहीं पता होगा। उसके लिए तो आधुनिक लेजर और बहुत ही संवेदनशील उपकरण चाहिए। ये तो असंभव लगता है। ये असंभव ही लगता है, लेकिन चलिए मैं आपको 14वीं सदी में ले चलती हूँ। उस समय सायण नाम के एक बहुत बड़े विद्वान हुए। सायण? हाँ, जिन्होंने ऋग्वेद पर एक भाष्य यानी कमेंट्री लिखा था। वो सूर्य की स्तुति करने वाले ऋग्वेद के एक मंत्र का अर्थ समझा रहे थे। और उसमें ऐसा क्या खास था? उस मंत्र की व्याख्या करते हुए उन्होंने एक और प्राचीन ग्रंथ का हवाला देते हुए एक संस्कृत श्लोक लिखा, तथा च स्मर्यते योजनानाम सहस्रे द्वे शते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन। मेरी संस्कृत थोड़ी कमजोर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सरल अनुवाद है, यह याद रखा जाता है कि सूर्य का प्रकाश आधे निमिष में 2202 योजन की दूरी तय करता है। अच्छा, योजन और निमिष, ये तो प्राचीन इकाइयां हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है, इन इकाइयों का मान तो समय के साथ बदलता रहा होगा। क्या इस पर विद्वानों में कोई बहस है? आपने बिल्कुल सही और जरूरी सवाल पूछा है। हाँ, इन इकाइयों के मान को लेकर विद्वानों में बहस है। योजन की लंबाई
अलग अलग ग्रंथों में थोड़ी अलग बताई गई है, लेकिन कई विद्वानों ने पुराने ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन करके इसका एक औसत मान निकाला है, जो कितना है? जो लगभग 9 मील या कह सकते हैं 14.5 किलोमीटर के बराबर बैठता है। और निमिष, वो कितना समय होता है? निमिष का मतलब है पलक झपकने में लगने वाला समय। प्राचीन ग्रंथों में समय की बहुत सूक्ष्म इकाइयां हैं। गणना करने पर आधा निमिष सेकंड के एक बहुत छोटे हिस्से लगभग 0.11 सेकंड के बराबर आता है। ठीक है, तो अगर हम इन वैल्यूज को लेकर गणना करें, 2202 योजन को 9 मील से गुणा करें और फिर उसे आधे निमिष के समय से भाग दें, तो नतीजा क्या आता है? हाँ, नतीजा क्या आता है? जब आप ये पूरी गणना करते हैं तो ये आंकड़ा लगभग 1,86,000 मील प्रति सेकंड निकल कर आता है। 1 मिनट, क्या कहा आपने? 1,86,000 मील प्रति सेकंड? हाँ, ये तो प्रकाश की गति है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार प्रकाश की गति 1,86,282 मील प्रति सेकंड है। ये तो लगभग वही आंकड़ा है। हाँ, ये लगभग वही है। अब जैसा आपने कहा, इकाइयों के मान में थोड़ी अनिश्चितता हो सकती है, लेकिन इतनी सटीकता को सिर्फ एक संयोग कहकर खारिज करना भी मुश्किल है। ये तो भारतीय खगोल विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। बिल्कुल। क्या ये किसी खोए हुए उन्नत गणित का प्रमाण है या एक अविश्वसनीय संयोग? लेकिन तथ्य यह है कि यह वहां लिखा हुआ है। ये सुनकर तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या ये सारा ज्ञान सिर्फ किताबों और श्लोकों तक ही सीमित था या इसके कोई व्यावहारिक प्रमाण भी हैं जिन्हें हम आज भी देख सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्ञान अगर सिर्फ किताबों में रहे तो उसका क्या फायदा? और इसका जवाब है हाँ। उन्होंने इस ज्ञान को पत्थर में तराशा। मतलब? हमने इन गणनाओं को ट्रैक करने के लिए पत्थर के विशाल कैलकुलेटर भी बनाए। आपने ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ बिल्कुल, वो भव्य रथ वाला मंदिर। उस मंदिर के जो 24 विशाल पहिए हैं वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, वे वास्तव में धूप घड़ी यानी सनडाइल्स हैं। अच्छा। हाँ, हर पहिए की तीलियां इतनी सटीकता से बनी हैं कि आप सिर्फ उन पर पड़ने वाली परछाई को देखकर दिन का बिल्कुल सही समय बता सकते हैं, मिनटों की सटीकता के साथ। ये तो इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान का एक अद्भुत संगम है। बिल्कुल। और जंतर मंतर का क्या? वो तो और भी बड़े और जटिल लगते हैं। हाँ, जंतर मंतर तो इस परंपरा का शिखर है। 18वीं सदी में जयपुर और दिल्ली जैसी जगहों पर बनी ये वेधशालाएं सिर्फ कलाकृतियों नहीं हैं, वो विशाल पत्थर के उपकरण हैं। वास्तुकला को ही एक वैज्ञानिक उपकरण बना दिया गया। मैं जयपुर के जंतर मंतर गया हूँ। वो सम्राट यंत्र वाकई विशाल है। मुझे याद है गाइड ने बताया था कि उसकी परछाई हर मिनट में लगभग 1 उंगली की चौड़ाई जितनी घसकती है। हाँ, बिल्कुल सही। उसे अपनी आंखों से देखना एक अलग ही अनुभव था। वो सिर्फ पत्थर नहीं, एक जीवित मशीन जैसा लगता है। आपने बिल्कुल सही महसूस किया। वो सम्राट यंत्र 2 सेकंड तक की सटीकता के साथ समय माप सकता है। 2 सेकंड? हाँ, 2 सेकंड। सोचिए, 18वीं सदी में बिना किसी डिजिटल घड़ी के पत्थर और चूने से बना एक ढांचा आपको 2 सेकंड की सटीकता दे रहा है। एक तरह से वो अपने समय के सुपर कंप्यूटर थे। बिल्कुल, जिन्हें ग्रहों की स्थिति, ग्रहण की भविष्यवाणी और समय की सटीक गणना के लिए बनाया गया था। तो इस पूरी चर्चा को आज के दौर से जोड़ते हैं। इस प्राचीन ज्ञान का, इस परंपरा का आज के भारत, खासकर इसरो के चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों से क्या संबंध है? ने कनेक्शन बहुत गहरा है। ये गणना, अवलोकन और ब्रह्मांड को समझने की वही भावना है जो आज भी जारी है। ये वही डीएनए है। कोई उदाहरण? जब इसरो ने अपना पहला मंगलयान यानी मंगलयान लॉन्च किया तो उन्होंने स्लिंगशॉट तकनीक का इस्तेमाल किया। वो क्या है? सुनने में तो किसी गुलेल जैसा लगता है। एक तरह से वैसा ही है। इसरो के पास उस समय रॉकेट को सीधे मंगल तक भेजने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली इंजन नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने एक शानदार तरीका निकाला। उन्होंने पहले यान को पृथ्वी की कक्षा में घुमाया और हर चक्कर के साथ उसकी गति बढ़ाते गए और फिर सही समय पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके उसे एक गुलेल की तरह मंगल की तरफ फेंक दिया। बिल्कुल। ईंधन मचाने और कम शक्ति वाले रॉकेट से इतना बड़ा काम करने का एक नायाब तरीका। और ये आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के सिद्धांतों का एक बहुत ही सुंदर और आधुनिक अनुप्रयोग है। सही बात है। ये वही गहरी समझ है जो आपको प्रकृति के नियमों का अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना सिखाती है। ये तो कुछ ऐसा लगता है जो आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त को बहुत पसंद आता। एक तरह का खगोलीय जुगाड़।
बिल्कुल। सूर्य सिद्धांत में ग्रहों की स्थिति की गणना करने से लेकर चंद्रयान के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने तक ये परंपरा आज भी जीवित है। हम हमेशा से तारों को निहारने वाली और उनके रहस्यों को सुलझाने वाली सभ्यता रहे हैं। बिल्कुल। तो वेदों में यज्ञ के लिए तारों को देखने से लेकर आर्यभट्ट द्वारा पृथ्वी को घुमाने, सायन द्वारा प्रकाश की गति की गणना करने और अंत में भारत के चंद्रमा पर पहुंचने तक ये एक अविश्वसनीय सफर है। सही में। ऐसा लगता है कि भारत के लिए आसमान का भी लिमिट नहीं रहा। और ये तो बस शुरुआत थी। इस ज्ञान की कई परतें हैं जो अभी भी खोजी जानी बाकी हैं। आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि समय की इस यात्रा ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा कि ज्ञान की जड़ें कितनी गहरी और फैली हुई हो सकती है। और जाने से पहले हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। अगर सदियों पहले बिना आधुनिक उपकरणों के इतनी सटीक खगोलीय गणनाएं संभव थीं, तो प्राचीन ज्ञान के और कौन से रहस्य समय की परतों में छिपे हो सकते हैं, जिनकी खोज अभी बाकी है? इसी सवाल के साथ हम विदा लेते हैं। द डीप डाइव सुनने के लिए शुक्रिया। अगली बार तक ऊपर देखते रहिए।